एक्सपीरियंसेस हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि जब पाकिस्तान में इंडिया की टीम जिस जमाने में आती थी तो ये लोग भी वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद होते थे। इनकी जो बच्चे थे ये छोटे, तो इनकी बड़ी मुलाकातें और बातें होती थी। और एक दफ़ा तो साकिब बताते हैं कि उनकी बहन को सैयद किरमानी उठा के ग्राउंड में लेके चले गए, और बाय द टाइम फैमिली ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्ची ग्राउंड में पहुंची हुई थी और ये लोग समझे कि शायद वो गुम हो गई है। और इसी तरह की और बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं इनके, उनसे बात करेंगे। इन्होंने खुद भी जो है अंडर 16 में खेला हुआ है, यहाँ पे भी मैवरिक्स क्लब जो है उसके ये कैप्टन है, तो हम आज इनसे बात करेंगे। हेलो साकिब, हाउ आर यू? हेलो शाजिया, आई एम गोइंग वेल, हाउ आर यू डूइंग? जी जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हो रहा है? आपकी तो क्रिकेट बड़ी जबरदस्त चल रही है। क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है जी। रेगुलर सीजन खत्म हो गया, बड़ा अच्छा सीजन था। अब हमारी इंडोर प्रैक्टिस होती है, उस पर फोकस कर रही है, और साथ ही साथ जबरदस्त वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके मैचेस भी देख रही हैं। आवाज नहीं आ रही जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब मुझे आ रही है, अब आ रही है। अच्छा साकिब ये बताएं कि ये जो मैचेस चल रहे हैं ये तो बड़े इंटरेस्टिंग अब होते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का जो इंग्लैंड के साथ मैच है नवंबर 11 को, उसमें पाकिस्तान जीतने वाला है या नहीं? मैचेस बहुत अच्छे हैं जी। मुझे नहीं लगता कि इस रीसेंट किसी वर्ल्ड कप्स में और बाकी कप्स में भी इतनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हमने टीमों की देखी है। पहले मैं आपको बात का जवाब दे दूं, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने पिछले 2 मैचेस खेले हैं, जो एक कमबैक किया है, पहले शायद लोगों का ख्याल था कि ये डिजर्व ही नहीं करती कि ये सेमीफाइनल में ऐसी टीम खेले, लेकिन वो व्यूज अब काफी हद तक चेंज हो गए हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, और उनको देखते हुए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा चांस है इस मैच को जीतने का और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का। अच्छा ये हम पूछना चाह रहे हैं कि ये जो इस दफ़ा बांग्लादेश की टीम, सॉरी अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा बैश किया है साकिब, तो आपको क्या लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ जो ये कॉन्स्टेंटली खेल रहे हैं आईपीएल, उसकी वजह से या नई कोचिंग की वजह से? क्योंकि आप लोग तो सब पठान हैं, आपको तो पता ही है कि ये पेशावर में आके सारी क्रिकेट सीखते होते थे, तो ये कैसे इनका इतना जो है टीम में स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं इस वक्त, क्या अचानक से चेंज आया? परफॉर्मेंसेस तो अभी इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छी की है, लेकिन इस चेंज के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। उनकी भी एक मेहनत है, उसमें बेहतर कोचिंग। डेफिनेटली अभी जो इनके नए कोच हैं, इंग्लैंड के एक्स प्लेयर हैं, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनसे बड़ा फर्क पड़ा है। इसके अलावा ये लोग बट रेगुलरली, ना सिर्फ आईपीएल से डेफिनेटली इनको फर्क पड़ा, लेकिन उससे पहले भी ये पाकिस्तान में भी बहुत रेगुलर खेलते हैं। बाकी सीनियर प्लेयर्स की तो बच्चे भी वहाँ हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डिफरेंट टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, और मुझे बड़ा कॉन्स्टेंट वहाँ से फीडबैक मिलता था कि अफगानिस्तान की टीम या अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं बड़ी मेहनत करते हैं। तो इनकी एक मेहनत है, एक स्ट्रगल है, और ये आहिस्ता 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 अपने आप को इस लेवल पे लेकर आ गए हैं कि जहां इनको अब एक पुश ओवर टीम नहीं कहा जा सकता, और ये किसी भी दिन किसी भी टीम को बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा ये आप जो हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स में आने के लिए, लेकिन जो दूसरी टीम्स हैं वो भी ज़रा बड़ी नज़र आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड अपना पूरा जोर नहीं लगाएगा आगे आने के लिए? क्योंकि 3 टीम्स तो वहाँ पे पहुँच गई हैं, इंग्लैंड पहुँच गया, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। अब चौथे के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और शायद सेमीफाइनल्स में भी आप कह रहे हैं आ सकता है। न्यूजीलैंड के बारे में आप क्या कह रहे हैं? लूज़ कर सकते हैं, जीत सकते हैं, और अगर जीत गए तो फिर तो पाकिस्तान का चांस नहीं बनेगा, तो क्या लग रहा है आपको? न्यूजीलैंड डेफिनेटली जी अपना जोर लगाएगा, और एक कंसर्न ये होती है कि यार जो टीमें अब शायद क्वालिफाई ना कर सकें, तो वो अगर उनके साथ कोई मैच आ रहा हो तो शायद वो इतना जोर ना लगाएं और इनको बड़ा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है हर एक टीम के लिए, क्योंकि अब श्रीलंका खेल रहा है इंग्लैंड के साथ। श्रीलंका की अपनी तो क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप के हवाले से अब नहीं रही वो चांसेस, लेकिन वो अभी तक 9वें नंबर पर हैं, और वो कोशिश करेंगे कि इस मैच को जीतकर 8th पोजीशन पे आए, ताकि अगले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो क्वालिफाई कर सके, कि उनके स्टेक्स भी आए हैं इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। और इंग्लैंड ऑब्वियसली उनका भी स्टेक है सेमीफाइनल के जीतने के लिए, तो दोनों टीमें बहुत जोर लगाएंगी। इसलिए न्यूजीलैंड के लिए इतना आसान नहीं है ये मैच जीतना, उनके लिए भी बहुत टफ है। सिमिलरली इंग्लैंड आज बहुत अच्छे, आपने जैसे जिक्र किया, बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है, उनकी टीम भी थोड़ी सी फॉर्म में वापस आई है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इस वक्त पाकिस्तान अपने लास्ट 2 मैचेस की परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो जिस लेवल पे है इस वक्त, वो शायद इंग्लैंड को इस दफा इतना जीतने में उनकी इतनी प्रॉब्लम ना हो, जैसे
पिछले सीरीज में हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा, इंग्लैंड के साथ क्या हुआ? ये जो पूरा टोटल कोलैप्स हुआ है, हालांकि ये लास्ट टाइम का तो चैंपियन था, तो ये कैसे पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया? बिल्कुल कोई इंग्लैंड बिल्कुल खेल नहीं सका प्रॉपर्ली। क्या लगता है आपको, क्या इनकी वीकनेस थी बेसिकली? मेरे ख्याल में जी, हम कहते हैं कि क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है इसका शायद हमें अंदाजा नहीं था। इंग्लैंड की प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी जो इससे पहले से सीरीज खेली है वो भी उन्होंने अच्छी टीमों के साथ खेली, अच्छी तैयारी के साथ आए थे। शायद उनको सब कॉन्टिनेंट में लास्टली मैचेस खेलने का इतना मौका नहीं मिला, वो एक फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज बड़ी बैलेंस टीम है, अच्छी सीरीज जीत रहे थे, बस दे डिडंट क्लिक फॉर सम रीजन। मतलब नॉट एपरेंट टू अस, हम तो सिर्फ गेम को देख सकते हैं, अंदर की सूरत हाल शायद और लोगों को पता हो या किसी और को पता हो, लेकिन लगता ऐसा है कि बस वो क्लिक नहीं कर सके। बड़ी बैड लक हुई है उनके साथ। अच्छा अच्छा, ये जो राइट इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप लोग जो हैं बाबर आजम के बड़ा खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, और आपको क्या लगता है कि जब इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा होए और टीम जो है वो कहते हैं जी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो उसका कोई बुरा मुराल आता है? क्योंकि ऑलरेडी भी आप देख रहे हैं ना कि वहाँ पे क्राउड नहीं है पाकिस्तानी, तो उनको क्राउड से भी कोई चीयर नहीं आ रहा है, और फिर ऐसी न्यूज़ भी अगर आ जाए और फिर और भी न्यूज़ आ जाए कि जी जो टीम है उसके अपने बीच में भी यूनिटी नहीं है, कुछ रिफ्ट्स हैं, तो ये कितनी कोई अनहेल्दी है ना चीज़ें। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? बहुत बहुत ज्यादा जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे लोग ऑब्वियसली एक पैशन है क्रिकेट के लिए, जब टीम अच्छा खेलती है तो वो बहुत बढ़ चढ़ के उनकी तारीफें भी करते हैं। जब खुदा न खास्ता वो डाउनफॉल आता है तो वो टाइम होता है अपनी टीम को बैक करने का, सपोर्ट देने का, और ना सिर्फ लोगों का बल्कि मैनेजमेंट का भी। अगर बोर्ड को कोई रिजर्वेशंस हैं, वो आगे कुछ हिकमत अमली चेंज करना चाहते हैं, वो सब चीजें आप बात 3 दफा टूर्नामेंट से वापस आ जाए, फिर आप बैठ के वो डिसाइड करें। लेकिन ये बीच में ये कहना ना कि नहीं जी इस टूर्नामेंट के बाद चेंजेस आएंगी, वो पहले से प्रीएम्प्टली कहना डजंट मेक एनी सेंस। और लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी उन्होंने 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फिर सब बैठ गए हैं तारीफें करने के लिए। कल सुबह उठेंगे, टीवी में बैठे होंगे, सुबह सुबह हम जैसे लोग सुबह 3 बजे उठ जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता वो ऐसा ना भी खेल सके तो इट डजंट मीन कि मैं फिर से गालियां देना शुरू कर दूं। तो लोगों को नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है टीम के ऊपर फॉर श्योर। अच्छा साकिब, आपने खुद भी अंडर 16 में खेला हुआ है, तो आप और अभी आप खुद भी माशाल्लाह मैवरिक्स के कैप्टन हैं यहाँ पे, तो आप मुझे बताएं कि एक कैप्टन जो होता है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जैसे कि हम इमरान खान के बारे में सुनते थे कि बड़ी वो देते होते थे, इंस्पिरेशनल स्पीचेस देते थे अपनी टीम को, खासतौर पे 1992 का वर्ल्ड कप जिसमें हार रही थी पाकिस्तान की टीम और सोच रही थी अब अपना बोरिया बिस्तरा बंद करेगी। तो एक कैप्टन जो होता है, एक एग्रेसिव कैप्टन, उसकी क्या हैसियत होती है टीम के अंदर? बहुत बड़ा रोल होता है जी कैप्टन का, और खासकर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो एक एस्पेक्ट होता है उसका। अगर लेट्स से पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही होती और बाबर आजम ऐसे खेल रहे होते जैसे वो नॉर्मली खेलते हैं, तो भी उसका एक इम्पैक्ट होता। प्लस उनकी लीडरशिप के ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं, और कुछ जो तहफुजात हैं उनको लीडरशिप के लेके वो कुछ हद तक ठीक भी हैं। शायद उनको इस वर्ल्ड कप के एक्सपीरियंस से भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और वो बोल्ड डिसीजंस, अपने इमरान खान की बात की तो ना सिर्फ वो लोगों को हौसला देते थे, बल्कि वो बोल्ड डिसीजन लेने से भी नहीं घबराते थे। वो चीज हमने डेफिनेटली फॉर श्योर मैंने देखी है कि बाबर आजम ने अब जाके टीम में चेंजेस की हैं, लेकिन उतनी एग्रेसिव चेंजेस नहीं की जो शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये चीज डेफिनेटली एक फैक्टर है और वो मिसिंग भी है जी। अच्छा, कल जो मैं देख रही थी जिस तरह से जीत रहा था ये जो थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम और अफगानिस्तान की, और फिर अचानक से मैक्सवेल ने, जिसको कि स्प्रेन भी था लेकिन वो कह रहे हैं जी हाथों से गेम कर रहा था, तो वही अगेन वो कैप्टन की बात आ जाती है कि वो कैप्टन जो था लड़कों को बता ही नहीं रहा था कि तुम स्टंप से बाहर करो बॉल ताकि वो बाहर को निकले, उसका बॉडी थोड़ा हिले और वो तकलीफ में हो और वो फिर बैटिंग करे। वो सीधी सीधी उसको जो है नेट के ऊपर बॉल्स दे रहे थे और वो खड़े होके बगैर अपने जिस्म को हिलाए हुए छक्कों पे छक्के मारता जा रहा था। तो ये जो होता है कैप्टन की जो स्ट्रैटेजी होती है, ये तो कल भी देखने को मिली, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। और मैक्सवेल ने तो क्या खैर कमाल किया। एक स्प्रेन अगर आपको हो तो आप बिल्कुल, क्रैम्प्स आपको पड़ रहे हो तो आपको पता ही, आपने तो खुद क्रिकेट खेली है, आप खेल ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसने बस हाथों से जो है खेल के 200
रन बनाए और कितनी कमाल की। तो ये वाकई जो कैप्टन की स्ट्रेटजीज होती है बड़ा करती है। अच्छा जो है साकिब, आप एक एज अ कैप्टन, जो आपकी अपनी भी टीम है और अंडर 16 भी जो आपने खेला है, उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि जो बोर्ड्स होते हैं उनका जो ये टूर्नामेंट्स होते हैं उनके लिए राइट सिलेक्शन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपको पता ही है कि नसीम शाह जो थे वो इंजर हो गए थे, जा नहीं सकते थे, तो उसकी जगह और कौन सा ऐसा बॉलर हो सकता था जो कि इस वक्त इंडिया में क्लिक करता? क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल बॉलर्स हैं वो तो ज़्यादा इतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम देख रहे हैं। देखें, बोर्ड पे बहुत जिम्मेदारी आती है और हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक उस माइंडसेट में सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्शन हो रही है कि जी एक ही टीम है, एक ही लड़के हैं, वो टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडेज भी खेल रहे हैं और T20s भी खेल रहे हैं। अगर आप इस पूल को देखें और इसमें से मेजॉरिटी वही प्लेयर्स हैं जो इस तीनों फॉर्मेट पे खेलते हैं। ये बाकी मुल्कों में ये चीज अब चेंज हो गई। आप इंडिया को ही ले लें, उनकी आप देखेंगे कि टेस्ट में डिफरेंट टीम होती है, वनडेज के लिए डिफरेंट टीम होती है और T20s के लिए अलग टीम होती है। कुछ लोग हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, या दो फॉर्मेट्स खेलेंगे, लेकिन उनकी चेंजेस आती हैं। तो बोर्ड को इस चीज को अब कंसिडर करना चाहिए। हर फॉर्मेट के लिए अब उनके पास टीमें होनी चाहिए और जो पूल ऑफ प्लेयर्स है उसको भी एक्सपैंड करना चाहिए। कुछ मेरिट पे डिसीजन लेने चाहिए, यंगस्टर्स को ज्यादा चांस देना चाहिए, स्पेशली इन T20s और 51 डेज में। टेस्ट में फिर भी आप खेल सकते हैं, लेकिन 20s में आपको majority of the player has to be young blood has to perform and lead from the front। तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है इस सिलसिले की। जी ठीक है। अच्छा साकिब, अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, सेमीफाइनल से हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, कि फाइनल कौन सी दो टीमें आपको लड़ती हुई नजर आ रही हैं? मुझे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नजर आ रही है, आपको क्या नजर आ रही है? मैं ऑस्ट्रेलिया के फाइनल खेलने पे आपके साथ इत्तेफाक करूंगा, लेकिन इंडिया पे जो कि बहुत अच्छा खेल रही है इंडिया, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए तो इंडिया का मैच आएगा पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया ने अभी तक कोई टफ मैच नहीं खेला और कोई ऐसा मैच भी नहीं था और कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था वेयर एवरीथिंग वाज ऑन द लाइन, जो कि अब सेमीफाइनल में होगा। सो सेमीफाइनल में अपने होम क्राउड का प्रेशर, अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, फाइनल में जाने का प्रेशर, और इफ दे प्ले अगेंस्ट रिसर्जिंग पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान विल हैव आई कंसिडर देम टू बी अ फेवरेट्स। तो मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल आएगा। ओह रियली? अच्छा, आपको लग ही नहीं रहा कि इंडिया फाइनल खेलेगा? खेल भी सकता है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड के साथ उनका सेमीफाइनल आ जाए तो नो डाउट आई थिंक दे विल हैव नो इश्यूज। बट दोनों ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, लेकिन दे आल्सो नो कि ऑन एनी गिवन डे पाकिस्तान टीम वाइड वो टीम है जो किसी भी टीम का बहुत बुरा हाल कर सकती है। और वो पिछले 2 मैचेस उन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं, उनको एक मौका मिला है दोबारा से सेमीफाइनल में जाने का। ये मौका अगर उनको मिला तो वो इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। और अपनी कोई एक मेमोरी आप ज़रा शेयर कर लें, जब आप छोटे थे और आप पेशावर में इंडिया की टीम आती होती थी तो आप लोग जब उनसे मिलते थे स्टार से, आप तो ज़ाहिर है बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त, आप और आपकी बहन उधर पहुंचे होते थे ग्राउंड में, तो आप अपनी कोई एक मेमोरी जो है, एक तो मैंने आपकी वो सुनाई है कि वो सैयद किरमानी आपकी बहन को उठाकर ले गया था ग्राउंड में हाँ जी, वो तो मैंने मेमोरी शेयर की है, और कुछ अगर आप मेमोरीज शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें सुना सकते हैं। हाँ जी, इन स्टार्स को तो हम ज्यादातर स्टेडियम में जाके और मैचेस देखते थे, लेकिन कुछ लकीली कुछ ऐसे मौके मिले जहाँ थोड़ा सा पर्सनल मुलाकातें हुई, करीब से देखा। तो मुझे अच्छी तरह याद है 2002 में मैं लाहौर में था, तो वसीम अकरम उस वक्त इंजर्ड थे, तो उनके जो डॉक्टर थे, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट थे, वो उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा था, तो वही लाहौर में होते थे। हम उनको बड़ी अच्छी तरह जानते थे, तो पता चला कि जी उनके पास आ रहे हैं क्लिनिक में, तो हमने रिक्वेस्ट की कि जी अगर हम आके उनसे जब वहीं पे हो तो आके मिल भी लें। उन्होंने हमें अलाउ कर दिया, तो हम 1-2 लोग वहाँ के चले गए। तो फिर होता ही ये था कि वो शाम को उनकी थेरेपी वगैरह होती थी फिजियो, और दिन में वो जाके उनके साथ नेट्स में भी जाते थे। तो डॉक्टर साहब से मैंने भी रिक्वेस्ट की कि जी कल इनका जो नेट्स होगा वहाँ पे LCCA में, तो अगर हम भी वहाँ आ जाएं और अगर मैं थोड़ा सा नेट्स में इनको खेल सकूं तो मेरा बड़ा ये जिंदगी का शौक पूरा हो जाएगा। खैर वो बड़ी मिन्नतें की उनकी, तो उन्होंने फाइनली एग्री किया। हम दूसरे दिन गए, पहले तो शाम को वसीम अकरम से मिले, गपशप लगी, फिर वो अपने फिजियो के लिए चले गए, हम उठ के चले गए। नेक्स्ट डे जी गए हम, मैं बड़ा एक्साइटेड, पूरी किट मैंने अपनी तैयार की है, मैं क्या तो वसीम अकरम आए माशाल्लाह ग्राउंड में। जब वो आए तो वो हैं भी ऐसे 6 फुट 2 इंच का
उस वक्त अपनी कोई पीक पे थे, जबरदस्त बिल्ड थी। तो उन्होंने एक ओपनर उनका एक नेट्स में था और उन्हें बॉलिंग शुरू की। मुझे डॉक्टर ने कहा कि यार आप सेकंड या थर्ड चेंज में आ जाना, मैं बीच में इनको देख रहा हूँ। मैं कहा ठीक है जी। अब वसीम अकरम ने शुरू में आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग की, फिर वो डॉक्टर भी उनको एडवाइस देते। खैर जब वो उन्होंने कहा कि यू कैन नाउ स्पीड अप अ लिटिल, जब वसीम अकरम ने ऐसे, मेरे ख्याल उनके उस मीडियम पेस होगी, अपने फुल उस पेस में नहीं थे, जब उन्होंने मीडियम पेस पे बॉल कराना शुरू की और मैं साइड से देख रहा था कि बॉल ऐसे जुप की एक आवाज आती थी और बैट्समैन की ग्रिल के सामने से गुजर जाती थी, तो मैं आहिस्ता से डॉक्टर साहब के पास गया। मैं कहा भाईजान नहीं दो, मैं साइड से ठीक है वरना फिर मुझे लगता है कि आपके पास मेरा अगला महीना गुजरेगा अगर मुझे लग गई बॉल। तो मैं कहा जी मैं साइड पे ठीक हूँ। तो अच्छा ठीक है ओके साकिब, थैंक यू वेरी मच, Thank- दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आप अपने जरा मुंह से सुना रहे हैं वो जो आपकी बहन को उठाकर ले गए थे सैयद किरमानी वो सुनाए जरा, वो किस्सा अपने मुंह से सुनाए आप। तो सर्विसेज ग्राउंड में हम थे जी, वो मैं था, बहन मेरी, मेरे ख्याल मैं होऊंगा शायद 6-7 साल का, बहन मेरे से 2 साल छोटी है। तो हमें वो बड़ा ऑटोग्राफ बुक हमने ली हुई थी, हम जा रहे थे, तो ये सारे बैठे थे। वो 3 डे मैच था, प्रैक्टिस मैच था, तो अच्छा। इतना क्राउड भी नहीं था। तो ड्रेसिंग रूम से हम कोशिश कर रहे थे इंडियन टीम्स को जाने की, तो वो जिस तरह सुनील गावस्कर बैठे थे, तो उसने इशारा किया कि यार बच्चों को आने दो। अच्छा। तो हम चले गए, वो कपिल देव बैठा था, सुनील गावस्कर बैठा था, इनकी वो टी ब्रेक चल रही थी। तो खैर उन्होंने ऑटोग्राफ दिए। तो उसी दौरान जब वो ब्रेक खत्म हो गई तो इंडियन टीम वाज फील्डिंग, तो वो पीछे से कुछ प्लेयर्स जाने शुरू हो गए। तो ये सैयद किरमानी, उन्होंने ग्लव्स पहने हुए सब कुछ, वो बस आउट ऑफ नोवेयर ही जस्ट केम एंड पिक्ड अप माय सिस्टर और साथ में ले गए। अब मैं पीछे से देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो वो बहन बेचारी मेरी छोटी सी उसके तो वो ऑलमोस्ट उसको पिच तक ले गया और फिर वहां से उसने उसको छोड़ा और वो बेचारी फिर घबराई हुई दौड़ती वापस ड्रेसिंग रूम में आ गई थी। That was ज़ाहिर है very- उन्होंने इतने खूबसूरत पठान बच्चे देखे तो उनका दिल आ गया आप पे हैं। हो सकता है जी, बड़ा अच्छे लोग, बड़ा अच्छा टाइम था जी, ना कोई इतनी प्रॉब्लम होती रही है, बड़े घूमते फिरते थे, सबके साथ गपशप लगाते थे। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, Good days. ओके साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर, बहुत मजा आया आपसे बात करके और आपके सारे एक्सपीरियंसेस भी सुन के। आने वाले दिनों में हम आपसे और आपके इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं अगर आप शेयर करना चाहें हमसे तो हम सुनना जरूर। चाहेंगे। और हम जो है आपको अपने स्टूडियो में भी बुलाना चाहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ स्पेशल यहाँ पे कमेंट्रीज करने की, तो उन दिनों में हम आपको फिर दावत दे सकते हैं, आप आ सकते हैं हमारे पास। एंड बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड बाय फॉर नाउ। Thank you so much for having me on the show. Khuda Hafiz. थैंक यू, खुदा।